हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम अगेन टू बोथ बस्टर। तो आज फिर से हम पढ़ने वाले फिजिक्स, जिसमें हम देखने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज। क्या देखने वाले? टॉप 50 एमसीक्यूज। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने 50 एमसीक्यूज को कवर किया था। आज की वीडियो में भी फिर हम 40 से 50 टॉप 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड्स ओरिएंटेड हैं और हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 की दो समान आवेश क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी डी है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? मुझे लग रहा है ये स्क्रीन पर आपको ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 2 स्लाइड के बाद से ये रेड कलर में हो जाएगा तो आपको जरूर दिखेगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या गिवन है, यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। तो बोला है कि दो आवेश हैं, पॉइंट चार्ज है क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डी है। यानी कि अगर मैं इसका एक ग्राफ बना लूँ किस तरीके से, इमेज प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है डी। तो उसका बोला इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान है, मध्य बिंदु अगर पी लिया जाए, पी है मध्य बिंदु इसका, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्यू और यहाँ से बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डी बाई टू। और यहाँ से एक सेकेंड, डी बाई टू, एंड यहाँ से बीच दूरी क्या हो जाएगी, डी बाई टू, ठीक है। यानी कि इसके पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर मैं क्यू के लिए निकालूँ, इसके लिए अगर विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में डी बाई टू का स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसके लिए मैं निकालूं इस चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा, ई टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं E1 और E2 का मान सेम है, क्योंकि के क्यू अपॉन में डी बाई टू का होल स्क्वायर है और E2 का मान भी सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि E1 बराबर E2 यहाँ पर है, E1 बराबर E2 यहाँ पर हमको मिल गया है, ठीक है। E1 बराबर E2 हमको यहाँ पे मिल गया। बोला है पॉइंट पी पर, यानी कि हम क्या जानते हैं, अगर इस तरीके अगर प्लस क्यू चार्ज होता है, उससे विद्युत क्षेत्र का किस तरीके डायरेक्शन होता है, उससे दूर की तरफ होता है। प्लस के लिए उससे दूर होता है, माइनस के लिए उसकी तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस क्यू तो इससे दूर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस प्लस क्यू के लिए भी इससे दूर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाएंगे। यानी कि E1 E2 आपस में बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। E1 और E2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इसके मध्य बिंदु पर, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसके मध्य बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान हो इक्वल है, लेकिन अपोजिट है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जो यहाँ पर बोला गया किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, दूरी पर निर्भर करता है। तो अगर हम एक चालक इस तरीके से कंसीडर करें, अगर मान लो कोई चालक है, ठीक है, अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे हम निकालते हैं, अगर देखो इसको अगर हम चार्ज देते हैं, ठीक है, अगर इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो जो पूरा चार्ज होता है उसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है, पूरे सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो अंदर क्यू चार्ज होता है वो जीरो रहता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, प्लस 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 प्लस, अंदर क्या हो जाता है, क्यू का मान जीरो हो जाता है। जब अंदर क्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। जब चार्ज ही नहीं है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया गया है 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम आवेश तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमें याद रखना है, हमें इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है। हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमको गिवन है कि डायरेक्शन बताओ, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, देखो एक 5 माइक्रोकुलाम है, एक -5 माइक्रोकुलाम है, यानी कि एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इस तरीके से 20 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में, मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, अगर पी लिया जाए तो, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, प्लस से दूर की तरफ होता है। यानी कि अगर हम इसका निकालेंगे इस तरीके से, तो प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, इससे दूर की तरफ हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और माइनस क्यू के लिए क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में जाता है, उसी की डायरेक्शन में जाता है। यानी कि इसके लिए जो हम E1 निकालेंगे और इसके लिए जो E2 निकालेंगे वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि टोटल जो E होगा वो E1 प्लस E2 होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले E1 का मान निकालेंगे। तो E1 का मान क्या निकालते हैं, हम यहाँ पर देखें, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, एक सेकेंड, के E1 क्या हो जाएगा, के, और Q1 क्या है, यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है ना, तो Q1 क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकुलाम, और 5 माइक्रोकुलाम को हम एज इट इज लिखेंगे, 5 म्यू लिखेंगे अपॉन में, ठीक है। और देखो तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि Q के लिए ये
माइनस क्यू की डायरेक्शन में जा रहा है और फिर माइनस क्यू के लिए ही माइनस क्यू की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हमको डायरेक्शन बताना है। ठीक है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शून्य होता है, नहीं होता है, शून्य इसका आंसर होता है, नहीं होता है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, हाँ प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन हम निकाले अभी, माइनस से प्लस की ओर आ रहा है, नहीं और कोई नहीं, इसका ऑप्शन कर, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लस से माइनस की ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच माध्यम डालने से धारिता में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो हम क्या जानते हैं, सी जो होता है इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जो डी होती है वो दूरी होती है। तो इस रिलेशन से हमको क्या दिख रहा है, जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, 1/d। ठीक है, और सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। ठीक है, हम जानते हैं जब निर्वात होता है, निर्वात या वायु, निर्वात होता है या फिर वायु होता है, तो के का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब हम कोई मीडियम डालते हैं, मीडियम डालने पर के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये के का मान धीरे धीरे बढ़ता है, तो जैसे जैसे के का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सी का भी मान बढ़ेगा। तो यानी कि जब माध्यम हम बीच में डाल देंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, घटती है, नहीं, गलत है। बढ़ती है जी, यहाँ बढ़ती है, शून्य हो जाती है, नहीं, और जो अपरिवर्तित रहती है, नहीं, परिवर्तित तो होगी क्योंकि ये के पर भी डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास, आर आ जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इस तरीके से जो ये रूल होता है, ये क्या होता है, मेटल के लिए होता है। ठीक है, मेटल के लिए याद रखना, कंडक्टर के लिए, बेसिकली कंडक्टर के लिए, कंडक्टर कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें तांबा क्या है, कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, डायोड, ठीक है, ये डायोड नहीं है। ठीक है, ये मेटल वेटल नहीं है, तो इस पर नहीं लगेगा, और नाइक्रोम पे भी लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, किस पे लागू नहीं होता, तो क्या होता है, डायोड पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है गिवन है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम क्या जानते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये क्लोज सर्किट होता है इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस ए माइनस ए R1 है, R1 ना लिख करके हम इसको लिख देते हैं, ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है। जब ये श्रेणी क्रम में होता है तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यानी कि पहले 2 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि 2 प्लस 4 और ये इक्वल होगा 6 ओम के। ठीक है, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी, 6 ओम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमको गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, कि माइक्रोवेव का उपयोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है, रडार में भी होता है, सैटेलाइट में भी होता है, मोबाइल नेटवर्क में भी होता है, और लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे इसका उपयोग नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, किसी तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, प्रतिरोध और ताप में क्या रिलेशन होता है, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है, यहाँ पे R0 क्या होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस होता है जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, RT क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज करने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो, और जो अल्फा होता है वो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर हमको क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो RT है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा टी के। ठीक है, RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे, देखो क्वेश्चन बोला है कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का भी मान बढ़ेगा, यानी कि घटता है, पहला ऑप्शन घटता है तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन बढ़ता है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है अपना। सी है थर्ड, शून्य हो जाता है नहीं, और डी है अपरिवर्तित रहता है, वो भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 5 ओम, तो धारा का मान बताइए। तो ओम का नियम को क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ से अगर हम आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V का मान कितना दिया गया है, यहाँ से 10 वोल्ट दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 10 अपॉन में R का मान कितना गिवन है, यहाँ पर R का मान कितना 5 ओम, 5, तो इसको डिवाइड करने आएगा 2, और जो आई का यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है किसकी होती है? यूवी रेस की होती है कि इंफ्रारेड रेस की होती है कि एक्सरे की होती है कि गामा रे की होती है? तो हम जानते हैं जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसका वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, यानी कि उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा होता है, इन चारों में सबसे ज़्यादा पावर किसी ज़्यादा है? गामा रे की। ठीक है, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेदन क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक वेदन क्षमता इन सब में किसकी होती है? गामा रे की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन गिवन है हमको है कि दो सेल समान ईएमएफ वाले स्टेडी कम में जोड़े गए हैं पर कुल ईएमएफ होगी। ठीक है, कुल ईएमएफ होगी, यानी कि अगर मान लो दो बैटरी सेल हैं, कुछ सेल हैं इस तरीके से जोड़े गए हैं, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। अगर इसका अगर ई है, इसको मैं कंसीडर करूँ, इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, अगर श्रेणी क्रम में है तो ई नेट ई टी, अगर मैं ई टी ले लूँ तो ई1 प्लस ई2, ये वाला ई और ये वाला ई ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2ई। ठीक है, इस तरीके से इसका जो नेट कुल ईएमएफ कितना होगा? 2ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बंदर वक्र होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, अनंत होती हैं। तो इसका हम जानते हैं कि इस तरीके से मैग्नेट जब बनाते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ से वक्र निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता, ये सॉरी मेरा यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता, नॉर्थ निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ निकलती है साउथ में जाती है। ठीक है, और फिर मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं, यानी कि साउथ से फिर नॉर्थ पैरेलल, यानी कि ये कहीं भी ब्रेक नहीं होती। और ये कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्या एक दूसरे को काटते हैं? कभी नहीं काटते, एक दूसरे के अंदर प्रॉपर गैप होता है, बंद वक्र होती है, यानी कि क्लोज लूप होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है, साउथ तक जाएगा, फिर साउथ के अंदर से भी नॉर्थ तक आएगा। ठीक है, यानी कि बंद वक्र होती हैं, सीधी रेखाएं होती नहीं, ये कर्व होती हैं। ठीक है, और अनंत होती हैं? जी नहीं, अनंत भी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो आंसर हुआ, यानी कि बंद वक्र होती हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमको दिया है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है? ठीक है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या मध्यम होता है? क्या रखना है, एक वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज, यानी कि हम ओम के नियम क्या जानते हैं? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज़्यादा वी होगा उतना ज़्यादा आई भी होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वी होगा उतना ज़्यादा आई भी होगा। ठीक है, अगर हम आदर्श वोल्टमीटर से प्रतिरोध जीरो कर दें, अगर प्रतिरोध जीरो कर दें तो धारा भी अच्छे से फ्लो करेगा। जब ज़्यादा अच्छे से धारा फ्लो करेगा तो वी का मान भी ज़्यादा हमको मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आदर्श वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर के लिए क्या चाहिए होता है? ये वी का मान मैक्सिमम हमको मिले। ठीक है, मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आई अच्छे से फ्लो करेगा। आई कब अच्छे से फ्लो करेगा, यानी करंट कब अच्छे से फ्लो करेगा? जब आर का मान जीरो हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत कम। ठीक है, शून्य तो होना, आदर्श वोल्टमीटर के लिए शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा वोल्टमीटर मिलता नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है कि आदर्श वोल्टमीटर, ठीक है, शून्य होना चाहिए, प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, तब जाकर के ये आदर्श वोल्टमीटर बनेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि क्यों शून्य होना चाहिए, कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर आई अच्छे से फ्लो करेगा तभी हमको भी अच्छे से मिलेगा। अब आई अच्छे से फ्लो करेगा जब उसको रेजिस्टेंस जीरो मिल जाएगा, नल जीरो मिल जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इस पूरी क्लास में? हम देख रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यू, टॉप 50 40 जो भी एमसीक्यू है, टॉप जो भी एग्जाम में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि जिसमें दिया क्वेश्चन नंबर 14, डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? प्रबल आकर्षित होता है, प्रबल प्रतिकर्षित होता है, कमजोर प्रतिकर्षित होता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो हमको ये जानना चाहिए कि डायमैग्नेटिक जो पदार्थ होता है, ठीक है, ये होता है कमजोर प्रतिकर्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है कि बार मैग्नेट के बीच में से तोड़ने पर क्या होता है? एक ध्रुव मिलता है, दो ध्रुव मिलता है, दो स्वतंत्र ध्रुव मिलते हैं, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर मैं इस तरीके से एक मैग्नेट ले लूँ, इस तरीके से मान लो इतना बड़ा मैंने मैग्नेट लिया, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया बीच में से, इस तरीके से यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो दो मैग्नेट हमको मिलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस और एक ये हमने दो मैग्नेट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ बीच से ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो हमको ये मिला। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पर अपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और यहाँ साउथ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ पर नॉर्थ ऑटोमेटिकली जनरेट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है? दो स्वतंत्र चुंबक, यानी कि ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, ये आपस में अलग अलग मैग्नेट बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि दो स्वतंत्र चुंबक मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि तार की लंबाई दोगुनी करने पर क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला पहले भी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इसका जो आर होता है वो इक्वल होता है रो एल अपॉन में ए। ठीक है, जहाँ से आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और आर ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए होता है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई दोगुनी कर देंगे, यानी कि एल जो है वो बन चुका है अब 2L,
ठीक है, और जो एरिया है, एरिया वो बन चुका है आधा, यानी कि A/2, यानी कि A/2, ठीक है। तो अब हम इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो नया प्रतिरोध होगा उसको R डैश लिखते हैं, रो एज इट इज रहेगा, रो एज इट इज लिख दिया। L क्या हो गया है, वो 2L बन गया, तो 2L यहाँ पे आएगा, अपॉन में A/2 हो गया। तो ये जो एरिया है वो A/2 हो चुका है, यानी कि ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इंटू 2, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, R डैश इक्वल टू 4 टाइम्स रो एल अपॉन में ए, और ये रो एल अपॉन में ए क्या है, आर है, ठीक है। यानी कि जो नया प्रतिरोध आर डैश होगा वो 4 टाइम्स ये आर की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू तो आर है, यानी कि जो नया प्रतिरोध होगा वो 4R हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4R, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है, दैट इज लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, मैंने पहले लेक्चर में लिया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई आधी और व्यास दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दोबारा आ गया है कि जब प्रतिरोध R है स्टार्टिंग का, ठीक है, उसकी लंबाई आधी कर दिया हमने और व्यास दोगुना कर दिया, ठीक है, व्यास दोगुना कर दिया। और जब व्यास दोगुना हो जाता है, यानी कि डायमीटर जब दोगुना हो जाता है, जो रेडियस होता है वो भी दोगुना हो जाता है, याद रखना ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जब डायमीटर दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जो रेडियस भी होगा वो भी डबल हो जाएगा। यानी कि हम आर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रो एल अपॉन में ए, ठीक है, ये हमको याद रखना है। लेकिन क्या किया, यदि उसकी लंबाई आधी कर दिया जाए, यानी कि अगर लंबाई आधा कर दिया और व्यास दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये अगर तार है, तार की मोटाई होती है, अगर इसको डबल कर दिया गया तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, यानी कि ए भी है ना, तो एरिया हम निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब नया आर क्या बन गया, ये 2R, ठीक है। तो आर की जगह क्या आएगा, 2R आएगा, तो पाई आर की जगह क्या आएगा, 2R का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। अब यही सब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल कितना बन गया, L/2, यानी कि लंबाई आधी हो गई, यानी कि L/2 नीचे आएगा, और एरिया क्या हो गया, ये एरिया क्या है, ये यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए होता है, यानी कि इसको हम 4A भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, तो ए लिख दिया। तो यहाँ पर नीचे ए की जगह एरिया कितना है, 4A हो गया है, तो 4A, ठीक है, 4A हो गया, 4 टाइम्स ए 4। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 4, यानी कि रो एल अपॉन में 2 इंटू 4 है यहाँ पर, यानी 2 इंटू 4 क्या हो जाए, 8, ठीक है, अपॉन में ए। और हम क्या देख रहे हैं इस फॉर्मूले को, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखो आर है, यानी कि आर डैश की जो वैल्यू हमको मिल गई, आर डैश की जो वैल्यू, मैं अभी कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कि आर डैश की जो वैल्यू हमको मिल गई, ये 8 है नीचे, और ये क्या है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये आर है, यानी कि आर अपॉन में ये नीचे 8, ठीक है। तो इसको इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हम किसी तार का प्रतिरोध आर है, उसकी लंबाई आधी कर देंगे और व्यास दुगना कर देंगे, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, आर अपॉन में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। जब डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, और रेडियस वो फॉर्मूले में रखेंगे इस वाले में, एरिया वाले में, ठीक है। यहाँ से एरिया की जगह नया एरिया मिल जाएगा, जब डायमीटर डबल कर देने पर नया एरिया मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूले में पुट करके हमको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफर डीसी पर कार्य नहीं करता, एक सेकेंड लॉक, ट्रांसफर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब अल्टरनेटिंग करंट जब होता है इस तरीके से, उसमें साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं इस तरीके से, जिसकी, ठीक है, फ्लक्स चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसको शिखर मान बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं, यहाँ जो होता है इसको आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एक पॉइंट से, एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच की दूरी जो होती है वो लेमडा होती है, ठीक है, लेमडा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एसी करंट है, ठीक है, एसी करंट है, एसी करंट है ये, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, ये एसी करंट है लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यानी कि फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो होता है एसी ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर डीसी प्रकार नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन गिवन है हमको, दैट इज एसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, एसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम क्या जानते हैं, एसी जनित्र जो होता है विद्युत प्रेरण की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये उसका प्रिंसिपल होता है, इस पे कार्य करता है, ठीक है। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, घटती है, या समानतया अनंत हो जाती है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्या जानते हैं, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और धारा में क्या अंतर है, ठीक है। हम जानते हैं जो जब इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर 3 पढ़े हैं, उसमें क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, वोल्टेज होता है, आर जो होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस हम परिपथ में जोड़ते हैं, और जो आर होता है वो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जब यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जब बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो धारा का मान घट जाएगा, ठीक है, धारा का मान घट जाएगा, यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक 22 क्वेश्चन नंबर स्किप हो चुका है, यानी कि पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, यानी कि जो विजुअल लाइट्स होती हैं उसका वेवलेंथ कितना होता है। तो हम पढ़े हुए हैं कि 400 to 700 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ईएम तरंगे किसमें संचरित होती हैं, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ये माध्यम में केवल निर्वात में, केवल माध्यम और निर्वात दोनों में, और केवल ठोस में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसको चलने के लिए मीडियम भी जरूरी हो, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अगर मीडियम ना हो तो भी चलती है, यानी कि माध्यम में भी चलेगी यानी कि निर्वात में भी चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इनकी माध्यम और निर्वात दोनों में चलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, एक्सरे में होता है, संचार में होता है, थर्मल इमेजिंग होता है, या कैंसर उपचार में होता है, ठीक, इसमें होता है। हम जानते हैं रेडियो सिग्नल भेजी जाते हैं, संचार में उपयोग की जाती है, रेडियो बात की जाती है ना संचार में, यानी पहले के ज़माने में जो रेडियो होता था उस पर आकाशवाणी भी आती थी, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि संचार में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की 1 म्यू संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा का हम देखो दो फार्मूला पढ़े थे, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, एक फार्मूला होता था 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में वी, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, इतने म्यू फेरेड को इतने वोल्ट तक संधारित करने आवेशित करने पर, यानी कि सी का मान दिया है और वी का भी मान दिया है, यानी कि हम ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं, बाकी मैं इरेज करता हूँ पहले, फिर फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, देखो 1 म्यू फेरेड, तो म्यू को म्यू रहेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन म्यू में दिया गया, तो 1 म्यू फेरेड को म्यू को ऐसे एज इट इज रहेंगे इंटू 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट, ठीक है। 2 से 5 टाइम्स में 10 कैंसिल होगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा 5 बन जा, 5 म्यू, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल, यानी कि हमको क्या मिल गया, जो एनर्जी स्टोर होगी 5 म्यू जूल होगी, 5 म्यू जूल, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 म्यू जूल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है, अधिकतम कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी हर जगह, और डी है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर मैग्नेट की तरह कंसीडर करेगा पृथ्वी को, ठीक है, इस तरीके से, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो हम क्या जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि धारा उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, दोगुना हो जाता है, उलट जाता है, या समान रहता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, दाहिने हाथ का नियम हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें थंब जो होता है, थंब, ठीक है, वो फोर्स को दिखाता है, इंडेक्स फिंगर जो होता है, इंडेक्स फिंगर वो चुंबकीय क्षेत्र बी को दिखाता है, जो मिडल फिंगर होता है, मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर जो होता है वो आई की दिशा को दिखाता है। और जैसे अगर हम बी को चेंज करेंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, किसी एक की डायरेक्शन बदलेगी दूसरा ही बदल जाएगा, यानी कि हम बोला धारा उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आई को हम उलट इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर हमने इसको अपोजिट कर दिया तो बी जो होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उलट जाएगा, ठीक है। तो इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी, उलट जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज एसी का औसत मान एक पूर्ण चक्र में कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। जब एसी फ्लो करता है इस तरीके से साइनोसोडियल वेव में, ऐसे साइनोसोडियल वेव में ऐसे, ठीक है, तो यहाँ शुरू होकर के यहाँ पर आता है तो इसको एक पूर्ण चक्र बोलते हैं, ठीक, एक पूर्ण चक्र को मैं इसको दूसरे कलर में आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। अगर मैं देखो यहाँ शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है, ये एक पूर्ण चक्र हो जाएगा इसका। इसमें जो औसत होता है ना, औसत मान कितना होता है, वो शून्य होता है। लेकिन अगर हाफ सर्कल बोल दिया जाएगा, हाफ सर्कल, तो इसका औसत मान कितना होता है, हाफ सर्कल में आरएमएस होता है, ठीक है, आरएमएस। लेकिन इसमें पूछा क्या है, एक पूर्ण चक्र में, तो शून्य होगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और घूर्णन अक्ष के बीच में कोण कितना होता है, ठीक है, इसमें कोण कितना होता है, लगभग 11 डिग्री का होता है, 11 डिग्री का होता है, ठीक है।
11 डिग्री का होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपने इतने क्वेश्चन में से कितने आउट ऑफ कितने क्वेश्चन में से किए। लगभग 41 क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगभग 41 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप कमेंट बताइए कितने आपके सही हुए कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गतिमान आवेश पर बल नहीं लगेगा यदि, गतिमान आवेश पर बल नहीं लगेगा यदि वह क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के समांतर हो, कोण पर हो या फिर वृत्ताकार हो, ठीक है। कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, गतिमान आवेश पर जब बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। बल नहीं लगने का मतलब क्या होता है कि F जो होगा वो 0 हो जाएगा। F 0 कब होगा, जब साइन थीटा उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, हम कब जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कब होती है, π/2 पर, यानी कि 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो होगा, जो F का मान होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्षेत्र के लंबवत जब होगी, क्षेत्र के लंबवत ऑप्शन नंबर ए, तब वहाँ उस पर कोई बल नहीं लगेगा, गतिमान आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफर डीसी पर कार्य नहीं करता क्यों। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे। जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इसको सॉल्व कराया था, क्यों, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 32 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, आपको ये बताना है। 32 लिख करके ABCD कर देना है, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शुद्ध प्रेरक AC में परिपथ में औसत शक्ति कितनी होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें दिया है कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में औसत शक्ति कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी औसत शक्ति, शुद्ध प्रेरक परिपथ होता है, प्रेरक AC परिपथ होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, प्योर इंडक्टेंस होता है और कुछ नहीं होता। उसके लिए जो उसकी औसत शक्ति होती है वो शून्य होती है। कैसे होती है, P इज इक्वल टू क्या जानते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। और जब AC शुद्ध प्रेरक AC सर्किट होता है ना, तो उसमें I यानी कि धारा और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि फाई की जगह क्या आएगा, cos 90 आएगा, cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि सब में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि P इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो शुद्ध प्रेरक AC परिपथ में औसत शक्ति का मान होता है वो शून्य होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें गिवन है कि यदि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है तो 2r दूरी पर होगा। तो हम विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि जो E होता है, जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के, ठीक है। तो हमको क्या बोला, ठीक है, तो अगर R जो है 2R में कन्वर्ट हो जाए, R जो है 2R में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पर 2R स्क्वायर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डैश नया निकालना है तो Q अपॉन में यहाँ पे R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि Q अपॉन में 4R स्क्वायर, ठीक है। और ये जो Q अपॉन R स्क्वायर है, Q अपॉन में R स्क्वायर है, ये E के इक्वल में, यानी कि नया जो E डैश मिल गया हमको, ये Q अपॉन में R स्क्वायर क्या है, ये E है, ठीक है, E अपॉन में ये 4 आएगा, ठीक। तो जो नया प्रतिरोध बन जाएगा E/4, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज क्या है, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई होता है, ठीक है, cos फाई का रेंज क्या होता है हमको पता है, 0 to पाई, ठीक है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अपने पार्ट 1 देखो, ये जो है ये अपने पार्ट 1 लेक्चर का लोगो है, अगर आपने नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और ये अपना चैनल है बोर्ड सिस्टर, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने 35 में से कितने क्वेश्चन है, कि 35 आउट ऑफ 35 की कितने क्वेश्चन आपने किया, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप जरूर उस वीडियो को विजिट कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को सही किया, 50 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।